हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव पाठशाला। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने जो लिया है वो है आपका लेंथ मेजरमेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेंथ मेजरमेंट। तो लेंथ मेजरमेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। लेंथ मेजरमेंट हम क्यों करते हैं, इसका भी रीजन है। अब कोई चीज को हमें नापना है कि वो कितनी लंबी है, तो इसलिए हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी। अब लेंथ का मेजर करें तो लंबाई नापेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अब लेंथ में भी बहुत सारे तरीके हैं। क्या कि अगर हम बहुत ही कोई माइनर सी छोटी सी चीज को नापना चाहते हैं, ठीक, या फिर हम कोई बहुत ही बड़ी चीज को नापना चाह रहे हो। सपोज कि अगर मैं नापना चाह रहा हूँ किसी भी एक मॉलिक्यूल का साइज, या फिर एक मॉलिक्यूल की किसी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस, तो ये बहुत ही माइनर लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे अपने आंखों से हम अपना एक एटम भी नहीं देख सकते और फिर उसके ऊपर से न्यूक्लियस की रेडियस भी नापना है। तो ये क्या होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है मेजरमेंट ऑफ द लेंथ का। तो ये फिजिक्स में हमें ये सिखाया जाता है कि हम किस तरीकों से इसके मेजरमेंट की इस लेंथ का हम मेजर कर सकते हैं। अब सपोज ये तो हो गया एक एग्जांपल कि हम कैसे एक छोटी डिस्टेंस को मेजर करें। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि कोई सपोज कि मेरे पास एक न्यू प्लेनेट मैंने डिस्कवर किया, या फिर मान लो कि सन ही है, तो अपनी अपनी अर्थ से हमें सन का डिस्टेंस मेजर करना है। तो क्या हम सन के पास जाएंगे क्या फीता लेके? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम दी अर्थ और अदर प्लैनेट्स। ठीक है, तो लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी कुछ इनडायरेक्ट मेथड है, और स्मॉलर डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए भी कुछ इनडायरेक्ट मेथड हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा। तो ये जो हमारा लेक्चर रहेगा ओवरऑल किस पर रहेगा, टोटल मेजरमेंट ऑफ द लेंथ पे। ठीक है, सो अगेन वेलकम टू एक्टिव पाठशाला, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमारे कुछ पार्ट्स हैं, उनको मैं अच्छे से यहाँ पे आपको डिफाइन करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो होता है अपना एक डायरेक्ट मेथड किसी भी लेंथ को मेजर करने का, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, सपोज कि मैंने आपको बोला कि आपको मेजर करना है अपना हाइट मेजर करनी है, योर हाइट। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक मेजर टेप लेके आएंगे और अपनी हाइट को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। किससे कर लेंगे, एक मेजर टेप से। ठीक है, जो फीता होता है घर पे, या इंच टेप से क्या कर लेंगे, हाइट को मेजर कर लेंगे। अब सपोज मैंने आपको बोला कि आप अपने एक पेज का डिस्टेंस मेजर करो, तो आप क्या करेंगे, स्केल रख के मेजर कर लेंगे। अब मैंने बोला कि 10 की पावर -2 मीटर से टू 10 की पावर -4 मीटर तक डिस्टेंस मेजर करो। बहुत माइनर हो गया ये, तो स्केल नहीं होता, स्केल से मेजर नहीं करते। तो स्केल क्या रखते हैं, वर्नियर कैलिपर। आपने देखा होगा अपनी अपनी लैब में वर्नियर कैलिपर होता है। अब मैंने बोला कि 10 की पावर -4 से 10 की पावर -6 तक पहुंच जाओ, और मैं छोटे पे चला गया। बेसिकली इतना छोटा भी नहीं होता है, तो ये इसकी रेंज आप ले सकते हो। यहाँ पे +2 से -2 ले लो, और यहाँ -2 से -4 ले लो, ये ठीक है। तो आप किस में चले जाएंगे, गॉस। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे मेथड्स हैं, जैसे कि इंची टेप हो गया, अपना स्केल हो गया, या फिर आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, ये सब हमें किस में हेल्प करते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज को डिफाइन, केवल उसी में हम में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं पर्टिकुलर रेंज में। तो अगर मैं यहाँ पर रेंज अगर डिफाइन करूं, तो बेसिकली ये क्या है, 10 की पावर 4 मीटर टू 10 की पावर -4 मीटर। इस रेंज में आप क्या कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं। डायरेक्ट मेथड वो होते हैं जो कि हमें इजीली किसी भी डिस्टेंस को मेजर कराने के लिए यूज्ड इंस्ट्रूमेंट या मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से तुम पृथ्वी से किसी अर्थ से किसी सन की डिस्टेंस मेजर करो, या किसी प्लेनेट की डिस्टेंस मेजर करो, तो क्या आप स्केल रखते फिर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे ना। या फिर मैं आपको बोलूं कि एक न्यूक्लियस की आप रेडियस को मेजर करो, तो क्या आप ये स्क्रू गेज लगाएंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि वो एटम दिखाई निग्लिजिबल अपना आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, तो हम मेजर कैसे करेंगे। तो इसलिए हम किनका यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स का। तो हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। तो इनडायरेक्ट मेथड में मैं सबसे पहले जो बात करने वाला हूं, वो मैं करने वाला हूं लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में। लार्ज डिस्टेंस के बारे में मैं बात करूंगा, उसके बाद में मैं आऊंगा स्मॉल डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस में, जैसे कि लार्ज डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, कि सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने सामने ये मार्कर देखा,
अब मार्कर को जब एक आइज क्लोज करके देखूंगा तो मुझे मार्कर दिखेगा, दूसरी आइज क्लोज करके देखूंगा तो वो मार्कर सेम पोजीशन पे नहीं दिखेगा जैसे कि मेरा फर्स्ट आई से दिख रहा था, वो हल्का सा कैसा हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स। क्या बोलते हैं, पैरालैक्स। क्या बोलते हैं, पैरालैक्स। तो इसी कॉन्सेप्ट का जो साइंटिस्ट थे पहले के, उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया और उन्होंने लार्ज डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने का ट्राई किया। तो वो क्या करते थे, वो लोग एक और दो पॉइंट लेते थे एट ए पर्टिकुलर बॉडी, और उस पॉइंट से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे। तो ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां से हम क्या करते थे, ये ऑब्जर्व करते थे, ऑब्जर्वर 1 और ये ऑब्जर्व 2। ठीक है, तो मैंने एक बार यहां से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, एक बार यहां से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। तो ये जो डिस्टेंस हो गया मेरा क्या हो गया, डी। ये मेरा क्या हो गया, डी। समझते जाना। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, बहुत ही माइनर है। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करूं और मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूं, सपोज डी दे दिया मैंने, ठीक है, या फिर कुछ और दे दो, इसको डी ना दो क्योंकि डी डी सेम हो जाएगा, इसको आप ए दे दो। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका होता है बेसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस। मतलब जहां से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस। ठीक है, और जिस पॉइंट से तुम ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डी। तो अब जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इन दोनों डिस्टेंस से क्या रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी, बहुत ही ज्यादा छोटी रहेगी। इस वजह से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी कैसी होती है, सेम। एक और चीज आती है इसमें, और वो क्या है कि जब भी हम यहां से यहां ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा जो इसका नाम हम क्या दे देंगे, थीटा। ये देखो आपको दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेन एंगल हो गया। अब मैं आपको याद हो तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम थीटा निकालते हैं, मतलब प्लेन एंगल निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। बताया था मैंने कल। तो यहाँ पे आर्क अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये जो है वो आर्क ही तो है। अब ये जो आर्क है मैं इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेता हूं जिसको मैंने बेसिस बोला है ए, तो मैं आर्क की लेंथ को लिख रहा हूं ए। ठीक, और ये जो मेरा डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, वो मेरा क्या हो गया, रेडियस। तो जिसकी वैल्यू को मैंने क्या दे दिया, डी। तो यहां से आप लोगों को मिला कि d इज इक्वल टू ए अपॉन डी। अब मुझे अगर थीटा की वैल्यू पता है तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, d की वैल्यू को निकाल सकता हूं। ये आ जाता है आपका d। तो अगर अब मैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल में सेट करता हूं। जैसे मैं खड़ा हूं सन यहाँ पे, अर्थ पे, इस पॉइंट पे मैंने अर्थ से और इस पॉइंट से मैंने अर्थ से किसी एक छोटे से प्लैनेट को क्या किया, ऑब्जर्व किया। ये देखिए ऑब्जर्व किया, तो इन दोनों के बीच की वजह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा हो गया। ये मेरा पॉइंट क्या है, ए, और ये मेरा पॉइंट क्या है, बी। तो ये देखो आर्क एक बन रहा है, ये आर्क बन रहा है, और इनके बीच की मैंने ये डिस्टेंस जो है वो मैंने ले लिया ए, जिसको हम बेसिस बोलते हैं। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या होगी, डी। तो इस डी को हम फाइंड कर सकते हैं ना, सिंपल, आर्क अपॉन लेंथ करके। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर्क की लेंथ मतलब ए अपॉन रेडियस, दैट इज डी। ओके, तो हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि कितनी आती है, ए अपॉन थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने का। तो हमें एक पर्टिकुलर बेसिस पता होना चाहिए, कितनी जो दो पॉइंट से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्विंग पॉइंट। ओके, और यहाँ पे थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन टू ऑब्जर्विंग पॉइंट एट ऑब्जेक्ट। इस पर ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बन रहा है ड्यू टू द टू ऑब्जर्विंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि पैरेलैक्स मेथड, इसको हम लोग पैरेलैक्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और मैंने बताया भी कि पैरेलैक्स मेथड क्यों कहते हैं, कि मैंने एग्जांपल दिया था मार्कर का। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें लेंथ को मेजर करने में यूज करते हैं, इसीलिए हम इसे पैरेलैक्स मेथड भी कहते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड एक और चीज आपको बताता हूँ। देखिए, अब सपोज कि मुझे किसी प्लेनेट का मुझे डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दूंगा। अब मैं आपसे बोलूंगा
कि अभी आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे, अब आप क्या करिए कि यहाँ से ऑब्जर्व ना करने के बजाय यहाँ से ऑब्जर्व कर लीजिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट पे खड़ा हूँ और इसके प्लेनेट के 2 पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ बाय टेलीस्कोप, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैंने समझा कि ये हमारा प्लैनेट है, सॉरी ये हमारा ऑब्जर्विंग प्लैनेट है, और ये मेरा जहाँ पे हम है खड़े, ये वो हो गया। तो अब मैं जब यहाँ से इसके एक पॉइंट और यहाँ से इसके एक पॉइंट को मेजर करूंगा, तो ध्यान से देखिए, ये मेरा बेसिस हो गया, और ये जो बेसिस है यही तो उस ऑब्जर्विंग प्लैनेट का क्या है, डायामीटर, ठीक है। और इस डायामीटर को मैं क्या बोल देता हूँ, डी। और यहाँ पे जो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और इस यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोनों पॉइंट की वजह से, मैं इसको बोल देता हूँ अल्फा, ठीक है। और ये जो मेरा ये है रेडियस, ये जो मेरा है, ये मेरा तो डिस्टेंस डी था ही पहले से, ठीक। तो अभी आपको समझ में आया। तो इस प्लेनेट की सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया यूजिंग दिस फार्मूला, एंड आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से इन 2 पॉइंट को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो आपको दिख रहा होगा ये बीच में क्या है, डायमीटर है। तो कैसे भी करके मैं सेम कॉन्सेप्ट जब यहाँ पे लगाऊंगा तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे भी मैं लगाने वाला हूं। तो ये मेरा अल्फा हो गया, फिर मेरा आर्क का लेंथ हो गया मतलब डी, और फिर मेरा रेडियस हो गया मतलब कैपिटल डी। तो यहां से जब मैं डायमीटर निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, अल्फा इंटू डी। ये देखिए, तो आपका डायमीटर ऑफ द प्लैनेट आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा। तो हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं, और पैरेलैक्स मेथड में हम क्या करते हैं, लार्ज डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लार्ज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 ऑब्जर्विंग पॉइंट लेने पड़ते हैं। उन ऑब्जर्विंग पॉइंट से हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कैसा है। उसके बाद में उनकी डिस्टेंसेस का नाम देते हैं। देन आफ्टर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस वाला। वहां से वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखने के बाद हमें थीटा भी मिल सकता है और डी भी मिल सकता है, लेकिन पर्टिकुलर हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, डी, मतलब डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ से डी फाइंड कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जैसे अब जब मैं इसे उल्टा कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है कि ये मेरी पर्टिकुलर रेडियस दे देता है उसका। कैसे, अब मैं इसको उल्टा करूंगा तो एक ही पॉइंट से मैं 2 पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ अलग अलग। तो यहाँ पे मेरा बेसिस क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, ये डी हो गया। इसमें भी आर्क अपॉन लेंथ लगाया, अल्फा इक्वल टू ये आर्क की लेंथ डी और ये रेडियस कैपिटल डी। तो यहाँ से मेरा स्मॉल डी क्या आ गया, अल्फा इनटू डी। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इस ऐसे जो पैरेलैक्स मेथड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आगे जाके ऐसा यूनिट कन्वर्जन आ जाता है। ये मैथ में भी किया होगा आपने। तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब भी हम एंगल हमारा किसी भी यूनिट में हो सकता है। सपोज कि एंगल हमारा है डिग्री में भी हो सकता है, ये मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, और रेडियन में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यानी क्या, कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकंड इन रेडियन। हमें इन सारी चीजों डिग्री, मिनट और सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में, ठीक है। तो करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो मैंने कल बताया था, याद हो आपको। तो मैंने बताया था कि जो हमारा 360 होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, 2 पाई के, ठीक है। अब 2 पाई के बराबर कैसे होता है, तो ध्यान से देखिए। जैसे कि अपने पास एक कार्टेशियन प्लेन है, मैं यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं चलना तो ये मेरा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ऐसे ही मैं यहां चलूंगा तो ये कितना मेरा हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे यहां से यहां चलूंगा, ये भी 90 और ये भी 90। लेकिन मैं यहां से यहां मेजर किया तो 90 आया, लेकिन यहां से यहां मेजर करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे ही सिंपल जब मैं यहां से लेके यहां तक मेजर करूंगा तो ये मेरा 270, और ऐसे ही मैं यहां से लेके यहां तक मेजर करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 360। तो जब मैं यहां से लेके यहां चला तो एक पाई जो होता है वो मेरा कितना होता है, 180 बराबर। फिर मैं 180 डिग्री और चला तो मेरा कितना हो गया, 2 पाई, दैट इज 360 के बराबर, ठीक है। इसीलिए मैंने ये लिखा है 360 इक्वल टू 2 पाई। और ये जो 2 पाई वैल्यू होती है ये मेरी किस में होती है, रेडियन में, और ये जो होता है मेरा वो किस में होता है, डिग्री में, ठीक। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन क्या है ये, कि मुझे 1 डिग्री फाइंड करना है इन रेडियन, ठीक है, रेडियन में। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, 360 इज इक्वल टू कितना है अपना, 2 पाई रेडियन के बराबर। तो यहां से जब मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो 2 पाई बाय क्या हो जाएगा, 360। यहां से इसे काटेंगे तो कितना आ गया, 130। हम पाई की वैल्यू जब रखेंगे 3.14 अपॉन 130
रेडियन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम याद रखना चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई बाय 180 के बराबर, क्या 1 डिग्री। लेकिन अगर हम वैसे कैलकुलेट करके अगर लिखना चाहें तो ये मेरा जो होता है वो होता है 1.75 इंटू 10 की पावर -2 8। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सेकंड पार्ट है अपना कि हमें निकालना है कि 1 मिनट, ये होता है हमारा 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे ये पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं। तो कितने डिग्री होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 1 डिग्री में आपके कितने 60 मिनट्स होते हैं। ये 1 डिग्री में आपके कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 डिग्री में मैंने अभी अभी जस्ट निकाला था, जो 1 डिग्री था उसमें कितने रेडियन थे, 1.75 इंटू 10 की पावर -2। ये मेरा किसके बराबर हो गया, मेरा 60 मिनट के बराबर हो गया। तो अगर मैं 1 मिनट की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1.75 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 60, और मैं 60 से इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड। जब मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आती है 2.91 इंटू 10 की पावर -4। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये होता है रेडियन में। तो बेसिकली मुझे कैलकुलेशन नहीं कराना है, मुझे बस एक छोटा सा तरीका बताना है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो 1 मिनट में आपका कितना रेडियन होगा, 2.91 इंटू 10 की पावर -4, और 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो अगर आपको सीधा सीधा पता है कि 360 इक्वल टू 2 पाई होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, वैसे ही आपका जो सी पार्ट पूछा गया कि 1 सेकंड के बारे में, तो आपका 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो अगर आपको पता है कि 1 मिनट मैंने अभी भी निकाला है 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन है, ठीक, और ये 1 मिनट मेरा किसके बराबर है, 60 सेकंड के बराबर है। मैं इसको इसके इक्वल लिख देता हूं, तो मेरा यहां से 1 सेकंड किसके बराबर आ जाएगा, 2.91 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 60 रेडियन। इसको मैं डिवाइड कर लूंगा, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ये मैंने आपको तीनों कन्वर्जन आपको मैंने करके दिखा दिए। तो वो किसी की भी वैल्यू पूछे, ठीक है, और आपको इन चीजों को याद नहीं रखना है, ना याद रखें, याद कुछ नहीं करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल इनको कैलकुलेट करके देख लेना है। तो इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। सबसे पहला रिलेशन में क्या पता होना चाहिए कि 360 इक्वल टू 2 पाई होता है, यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालो डिवाइड करके। फिर हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तुम यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकाल लोगे। फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तुम यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू निकालो रेडियन में। आए तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द अर्थ। अब हमने क्या किया है कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि अर्थ से जो कि अपोजिटली पॉइंट है ए एंड बी, सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये अपोजिटली डायमेट्रिकली पॉइंट है, मतलब डायमीटर से अपोजिट है, ये और ये दोनों डायमीटर पे हैं और अब क्या है, अपोजिट है। तो ये मेरा ए पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये बी मान लेता हूँ। यहाँ से क्या किया गया है, मून को ऑब्जर्व किया गया है, मतलब ये रहा आपका मून, और यहाँ से आपने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। द एंगल सबटेंड बाय ए एंड बी ऑन द मून इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट। ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 1 डिग्री एंड 54 मिनट। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन, ठीक है, जो डायमीटर है अपना अर्थ का वो भी दिया गया है, क्या है, डायमीटर 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ठीक। एंड हमें फाइंड क्या करना है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ओके, तो जी ये जो डायमीटर है, मतलब ए और बी के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस बेसिस हो गया। तो मैं इस बेसिस को बी या ए मान रहा था, तो ए मान लेता हूँ। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1.276 इंटू 10 की पावर
7 मीटर। ओके, और मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो ये मेरा कैपिटल डी, ये भी और ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, हमें इन दोनों को फाइंड करना है। तो इजी है ये। अब अपने पास फॉर्मूला है, क्या है कि थीटा जो होता है वो क्या होता है, आर्क की लेंथ मतलब बेसिस जो कि क्या है ए बी अपॉन डिस्टेंस दैट इज द कैपिटल डी। तो यहाँ पे मैं जो ए बी है वो क्या है, ए मतलब डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ और इसको क्या लिख लेता हूँ डी। तो मुझे डी फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, ए को थीटा से डिवाइड कर दूंगा, यही तो होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो थीटा होता है, ये थीटा आपका यहाँ पर किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो थीटा की वैल्यू है वो किस में होनी चाहिए, रेडियन में। अभी आपको समझ में आ रहा होगा इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो क्यों कराया था, क्योंकि जो एंगल है वो किस में भी दे सकते हैं, वो सेकंड में दे सकते हैं, वो मिनट में दे सकते हैं, वो डिग्री में दे सकते हैं, वो रेडियन में भी दे सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे जो थीटा दिया गया है वो क्या है, 1 डिग्री एंड 54 मिनट। तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले रेडियन में, जो वैल्यू आएगी हम यहाँ रखेंगे और सीधा सा डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू किस में लेनी है, हमेशा रेडियन में लेनी है। तो फर्स्ट जो हमारा वर्क है वो क्या है कि हमें इस एंगल को चेंज करना है। तो मैं इसको थीटा नाम दे देता हूँ। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री एंड 54 मिनट। अब मुझे पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो जो मेरे टोटल मिनट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 60 प्लस 54। ठीक है, तो ये आपका आ गया 114 मिनट आ गया। अब इस मिनट को मैं डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में। ठीक है, तो वो कैसे करूंगा, तो मैंने जो इससे पहले आपको बताया था कि सपोज अगर आपको याद नहीं है तो देखो कैसे करेंगे। मैं क्या बताया कि 1 डिग्री जो होता है वो आपका होता है पाई बाय 180 रेडियन के बराबर बताया था। फिर मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री जो होता है वो मेरा होता है 60 मिनट के बराबर। तो ये मेरा पाई बाय 180 डिग्री रेडियन के बराबर हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर मुझे 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 60 इंटू 180, तो ये रेडियन में बदल जाएगा। मुझे इस वाले मिनट को बदलना है, तो 1 मिनट में इतने रेडियन है, तो 114 में कितने हो जाएंगे, 114 इंटू पाई बाई 160 इंटू 180 रेडियन, ये आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो मैं देख के लिख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू, और ये जो आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आएगा 3.32 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन, ये आएगा आपका कैलकुलेट होके। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे थीटा रखना है और ए रखना है, सिंपल। तो ए जो है वो हमारा डायमीटर ऑफ द अर्थ है, जो कि क्या है 1.276 इंटू 10 की पावर 7, और थीटा की वैल्यू है 3.32 इंटू 10 की पावर माइनस 2। माइनस 2 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 1.276 अपॉन 3.32 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 2 9। ठीक है, और इसको आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आएगा आपका वो होगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, the sun's angular diameter measured to be 1920 second। ठीक है, the distance of the sun from the earth is this, what is the diameter of the sun। तो मैंने जब पैरेलैक्स मेथड पढ़ाया था तो उसमें मैंने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, एक तो किसी भी प्लेनेट की डिस्टेंस मेजर करनी हो, ठीक, और मैंने दूसरा ये बताया था कि किसी प्लेनेट का डायमीटर मेजर करना हो। तो यहाँ पे देखो हम लोग किसका डायमीटर पूछा गया क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ द सन। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो वाला यहाँ यूज हो रहा है, तो वही हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो सन का जो एंगुलर डायमीटर है मेजर हुई कितना है 1920, और किस में दिया गया, सेकंड में।
तो मीन्स ये क्या है आपका एंगल है, और जो कि कहाँ बन रहा होगा देखिए, जैसे कि ये मेरा अर्थ है और ये मेरा सन है, तो मैंने 1 पॉइंट से ही इसको देखा होगा, ये देखिए ऐसा, यहाँ मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, ये मेरा बी। तो जो सबटेंड एंगल होगा एट दी अर्थ वो कितना है आपका 1920 सेकेंड। और दूसरी चीज आपको दिया है क्या कि जो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है, मतलब ये जो कैपिटल डी है वो कितना दे रखा है 1.496 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। सन हमारा ये रहा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सन है, ये मेरा अर्थ है। तो सिंपल हो गया ना कि ये मेरा क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सन, जो कि क्या है स्मॉल डी। अब इसमें मैं लगाऊंगा आर्क अपॉन लेंथ वाला फॉर्मूला, तो मेरा थीटा सॉरी ये जो हम अल्फा बोलते हैं एंगुलर डायमीटर को, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर्क का लेंथ मतलब डी अपॉन डिस्टेंस रेडियस। तो ये मेरा डी जो है वो क्या हो गया अल्फा इंटू डी। और इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, जैसे कि ना तो इससे पहले वाले सॉरी ना तो इससे पहले वाले को याद करना है ना इसको याद करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे डी निकालना है, अल्फा की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू किस में दे रखी है सेकंड में, तो सेकंड को मैं सबसे पहले किस में चेंज करूंगा रेडियन में। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो 1 सेकंड होता है वो आपका रेडियन में कितना होता है 1.854 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो 1920 सेकंड्स कितने हो जाएंगे 1920 इंटू 1.854 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन, देखो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, तो 1920 इंटू 1.85 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई, और ये डी क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन 1.496 इंटू 10 की पावर 11। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में आपको डायमीटर ऑफ द सन मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं गलत वैल्यू 4.85 होता है, चेंज कर लेना 4.85 4.85। ठीक, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगा वो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, आप इसको लेकिन कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 1.39 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। तो ये जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ दी सन। ओके, तो आप इसको देख लीजिए, पास करो और थ्योरी लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है जो भी लेना है लिख लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या तरीके हैं फार डिस्टेंस को मेजर करने की। तो अगले जो हमारा मॉड्यूल होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि लेंथ, अगर हमें स्मॉल लेंथ मेजर करनी है तो हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में हमने किसको पढ़ा लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, उसमें हमने 3 न्यूमेरिकल किए। तो आई होप कि समझ में आए होंगे। तो अगले हम मॉड्यूल में मैंने जैसे कि बताया शॉर्ट डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं, और कैसे उसका यूज किया जाता है, और जिसमें हम ऑयलिक एसिड का एग्जांपल लेंगे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए घर पे रहिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। एक्टिव पाठशाला।